हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ये तो सबको ही पता होगा, कानपुर, लखनऊ, सरधना या फिर आगरा। तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है या कौन सी है, तो यह जो है लखनऊ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। संथाली, डोगरी, हिंदी या फिर पाली। तो जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है या कौन सी है, तो यह जो हिंदी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डोगरी कहाँ की है, या जम्मू और कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था। 12 मार्च 1975, 12 अप्रैल 1964, 7 जुलाई 1999 या फिर 8 नवंबर 2000 को। तो आपको बताना है जो उत्तरांचल है या उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था। तो यह जो है 8 नवंबर 2000 को 8 नवंबर 2000 को जो है उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या फिर चंद्रशेखर। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री था जो उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ था। तो यह जो है ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव जो थे या उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा 439 के तहत जमानत रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी धारा में के तहत जो है प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है। तो यह जो है ऑप्शन सी, धारा 216 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस अनुभाग के तहत एक आदमी को कार्यान्वयन से बचने के लिए उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। भाग 81, धारा 83, धारा 82 या फिर धारा 84। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, धारा 82 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मुकदमे में ए को सज़ा देने का फैसला किया जाता है जो अपील करने योग्य नहीं है, जबकि बी अपील करने योग्य है। क्या ए दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो आपको बताना है कि एक मुकदमे में ए को सज़ा देने का फैसला किया जाता है जो अपील करने योग्य नहीं है, लेकिन बी अपील करने योग्य है। क्या ए दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। नहीं, केवल विशेष छुट्टी के साथ। हाँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाँ, वह अपील दायर कर सकता है दंडादेश के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां वाद की सुनवाई के पश्चात एवं निर्णय सुनाई के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा। वाद का उपशमन हो जाएगा, वाद का उपशमन नहीं होगा, वाद हेतु बचाव हो तो उपशमन नहीं होगा, या फिर न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि वाद उपशमित होगा या नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद का उपशमन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके स्वविवेक से भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आपको बताना है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है, किसके स्वविवेक से। तो इसको जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है इसको भंग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा।
15, 16, 21 या फिर 19? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए 15। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एक जटिल अपराध नहीं है? धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध, धारा 334, धारा 448 या फिर धारा 307? तो आपको बताना है कि कौन सी धारा ऐसी है जो जटिल अपराध नहीं है। तो यह जो है धारा 307 आईपीसी के तहत जो अपराध होता है यह एक जटिल अपराध नहीं है, धारा 307। आप लोग याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईपीएस की धारा 149 है। घोषणात्मक प्रावधान, एक विशिष्ट अपराध के लिए बनाया गया, गवाही का एक नियम या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आईपीसी की धारा 149 है यह कैसी है? तो यह जो है एक विशिष्ट अपराध के लिए बनाया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अपराध के लिए आवश्यक अवयव कौन सा है? मकसद, आपराधिक मन और आपराधिक कृत्य, उद्देश्य, इरादा और जानकारी, आपराधिक कृत्य और आपराधिक मन, जानकारी, इरादा और कार्यवाही? तो आपको बताना है एक अपराध के लिए आवश्यक अवयव कौन से हैं। तो यह जो है आपराधिक कृत्य और आपराधिक मन होना चाहिए, यह जो है आवश्यक अवयव हैं अपराध के लिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला के उत्पादन से, काली मिट्टी के पोषण, कच्चे तेल से या फिर काली फसल के उत्पादन से? तो आपको बताना है काली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो यह जो है कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित जो है काली क्रांति। और पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तो यह जो है तिलहन से संबंधित होती है। और पूछ लिया जाए लाल क्रांति, तो लाल क्रांति जो है मांस और किससे संबंधित होती है? यह टमाटर, मांस और टमाटर से। और गोल क्रांति जो है आलू से होती है, आलू से होती है। ये सारी क्रांति आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा या फिर निष्ठा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है गरिमा। गरिमा जो है इसका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस? तो जो शुद्ध जल का हिमांक होता है यह कितना होता है? तो यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह? तो आपको बताना है चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है किसके द्वारा बनाया गया? तो यह जो है राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? चंदेल ने, चौहान ने, परमार ने या फिर तोमर ने? तो ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने खजुराहो के मंदिर बनवाए? तो यह जो है चंदेल थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु और राजस्थान? तो आपको बताना है यूपी के अलावा जो है लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसमें जो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्थापित है जयपुर राजस्थान, नोएडा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात या फिर पुणे महाराष्ट्र? तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल है या कहाँ पर स्थापित है? तो यह जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2017 में
ड्री त्यौहार हाल ही में किस किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो जो ड्री त्यौहार था 2017 में, यह कब मनाया गया था? तो मतलब कहाँ पर मनाया गया था, किस राज्य में? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्लाइव ने, हेस्टिंगस ने, वेलेस्ले ने या फिर कॉर्नवालिस ने। तो जो बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त है, किसने लागू किया था? तो यह जो है कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कार्यान्वित हुआ था? 14 अगस्त 1947 को, 18 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, यह कब कार्यान्वित हुआ था? तो यह जो है 18 जुलाई 1947 को कार्यान्वित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो एक जिला और एक उत्पाद परियोजना कहाँ पर आरंभ की गई थी? तो यह उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु उसे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है। वह दोषी है? किस लिए? आत्महत्या के प्रयत्न की, हत्या के प्रयत्न की, मानववध जो हत्या के कोट में नहीं आता है के प्रयत्न की, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को बताना है, एक महिला है जो आत्महत्या करने के लिए जा रही है, वो भी बच्चे को गोद में लेकर, लेकिन उसको रास्ते में पकड़ लिया जाता है, तो वह किस प्रकार की दोषी है? तो वह जो है सभी, मतलब आत्महत्या के प्रयत्न की, हत्या के प्रयत्न की और मानववध जो हत्या की कोट में नहीं आता है इसके प्रयत्न की, तो यह सभी की दोषी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे अमीर देश बन गया है? इंडोनेशिया, चीन, जापान या फिर कतर। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, कतर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में महिला युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? ऊर्जा का संरक्षण, उत्सर्जित गैसों को पीछे की ओर धक्का लगने से, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या फिर न्यूटन की गति का पहला नियम। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हट जाती है, तो यह जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण जो है तोप जो है फायरिंग के बाद पीछे हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में नमामि गंगे जागृत यात्रा का शुभारंभ किया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है नमामि गंगे जागृत यात्रा का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? 75, 70, 71 या फिर 72। तो यूपी में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 75 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना के प्रदेश में पूरा किया जाएगा? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फिर सोवियत रूस। तो टिहरी बांध परियोजना को प्रदेश में पूरा किया जाएगा किस देश के सहयोग से? तो यह जो है सोवियत रूस, मतलब रसिया के सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा। और टिहरी बांध जो है एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह जो है भगीरथी और भीलगंगा नदी पर है। तो यह जो है सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर बांध ऊंचा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया मतलब जो है इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यह परियोजना जो है कौन से 3 राज्य हैं? तो यह जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो यह जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया है?
ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान या फिर जर्मनी? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 34 है, शेरशाह सूरी द्वारा रुपया कब जारी किया गया था? या 1050 से 1200, 1100 से 1200, 1540 से 1545 या फिर 1660 से 1760? तो आपको बताना है शेरशाह सूरी द्वारा रुपया कब जारी किया गया था। तो यह जो है 1540 से 45 के बीच लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है किस देश में है? तो यह जो है कंबोडिया में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पद्म पुरस्कार 2018 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है? चंद्रकांत पाटिल समिति, राम सीधे समिति, सुधीर मुंगेती समिति या फिर विनोद तावडे समिति? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, राम शिंदे समिति। क्वेश्चन नंबर 37 है, तानाशाही कहाँ पर संभव है? एक पार्टी वाले राज्य में, दो पार्टी वाले, बहुपार्टी वाले या फिर दो और बहुपार्टी वाले राज्य में? तो जो तानाशाही होती है और कहाँ पर संभव होती है? तो यह जो है एक पार्टी वाले राज्य में संभव होती है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी का राज होता है, तो उसका जो मन होगा वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा संग्रह कर सकती है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है 1.44 MB डाटा संग्रह कर सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है? मुगलसराय रेलवे स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन, विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन या फिर इज्जतनगर रेलवे स्टेशन? तो आपको बताना है कि कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो यह जो है मुगलसराय रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह राज्य सरकार जिसने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो जो ऑपरेशन दुर्गा है इसका शुभारंभ कौन से राज्य ने किया है? तो यह जो है हरियाणा ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये भाग 2 शुरू होता है। यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी आपको कराई जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्थायी भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7, 8, 9 या फिर 10? तो जो स्थायी भाव होते हैं या कितने होते हैं? तो यह जो है 9 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गणों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो जो गणों हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है 3 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जहाँ अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, यमक, लाटानुप्रास या फिर श्लेष? तो जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो है छेकानुप्रास होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रहिता शब्द का विलोम शब्द क्या है? ग्रहण, दाता, छीनना या फिर भूचर? तो जो ग्रहिता शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम जो है दाता होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ग्रहिता मतलब लेने वाला और दाता मतलब देने वाला। क्वेश्चन नंबर 45 है, सार का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तत्व, निष्कर्ष, लाभ या फिर हानि? तो आपको बताना है सार का जो अनेकार्थक शब्द है कौन सा नहीं है? तो यह जो है हानि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रधारण, चंद्रमोहन, चंद्रशेखर या फिर चंद्रकांता? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है चंद्रशेखर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आँख चुराना का अर्थ क्या है? छिप जाना, शर्मसार होना, डरना या फिर धोखा देना? तो जो आँख चुराना होता है इसका अर्थ क्या होता है?
तो इसका अर्थ होता है छिप जाना। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिन रात एक करना का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, बहुत सोना, जगे रहना या फिर चिंता होना। तो जो दिन रात एक करना है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10, 11, 9 या फिर 8। तो जो भरत मुनि थे इनके अनुसार जो रसों की संख्या है यह कितनी थी? तो यह जो है 8 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये बहुत पूछा जाता है नाटक कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सच्चिदानंद हीरानंद। तो जो ध्रुव स्वामिनी है इस नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गाइस, अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर कश्मीर में। तो हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है? तो इसको जो है केरल में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? बेटी पराए घर का धन है, बेटी पराए घर का धन होती है, बेटी दूसरे के घर का धन होती है या फिर बेटी पराए धन का घर होती है। तो आपको बताना है कि इसमें वाक्य जो है शुद्ध कौन सा है? तो यह जो है बेटी पराए घर का धन होती है। ऑप्शन बी इसका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 53 है, उससे बुरे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? करण, संबोधन, अधिकरण या फिर अपादान। तो इसमें जो है अपादान कारक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, यह मेरा घर है, इस में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है जो यह मेरा घर है इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है संकेतवाचक सर्वनाम है, मतलब कोई व्यक्ति संकेत दे रहा है कि यह मेरा घर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 4। तो जो वचन है कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 56 है, कारक का एक दूसरा नाम क्या है? विशेषण, उपसर्ग, सर्ग या फिर परसर्ग। तो आपको बताना है जो कारक है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है परसर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो कारक का दूसरा नाम परसर्ग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है संकेतवाचक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्वामित्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो आपको बताना है जो विश्वामित्र है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें से जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? लोप चिन्ह, आदेश चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर वितरण चिन्ह। तो जो विराम चिन्ह है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यह जो वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो जो जिसने लगा है इसके कारण जो है यह मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 61 है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना या फिर सिर पर पानी डालना। तो आपको बताना है जो घड़ों पानी पड़ जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारूपी या फिर चीनी तिब्बती? तो आपको बताना है कि जो हिंदी है किस भाषा परिवार की भाषा है। तो यह जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो आपको बताना है हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है। तो यह जो है अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, गुजराती, सिंधी या फिर उड़िया? ये मैंने आपको कल भी कराया था क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कराए थे। तो आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़। तो आपको बताना है हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यह जो है मराठी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? काना राजा बहुत अच्छा राजा, अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य वाला व्यक्ति या फिर दुर्बल व्यक्ति? तो आपको बताना है अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यह जो है अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था? तो आपको बताना है उपयुक्त में से किस रस का प्रयोग हुआ है। ये तो सबको पता होगा, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर हास्य रस? तो इसमें जो है कौन सा रस है? तो इसमें जो है वीर रस है। महाराणा प्रताप की बात हो गई तो इतने वीर थे, इससे ही आप लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा रस होगा। तो इसमें वीर रस होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत की महान उपलब्धि होगी लोगों की दर बढ़ने पर, परमाणु बम बनाने में, सुख सुविधा देने पर या फिर हर नागरिक के साक्षर होने पर? तो जो भारत की महान उपलब्धि कब होगी, मतलब किस चीज़ के बढ़ने पर जो है भारत सक्सेसफुल होगा? तो यह जो है हर नागरिक के साक्षर होने पर। जब हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा तब जो है भारत की महान उपलब्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रतिशब्द या फिर उपयुक्त शब्द? तो आपको बताना है पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं। तो इसको जो है एकार्थक शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। तो आपको बताना है कि हरकत शब्द जो है इसका अनेकार्थी क्या होगा। सेहत, छुटकारा, दंड, सजा, नतीजा, फल या फिर गति, चेष्टा? तो हरकत का अनेकार्थी क्या होगा। तो इसका जो है अनेकार्थी होगा गति और चेष्टा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खू, बू, खुश या फिर कोई नहीं? तो उपसर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय जो है पीछे लगता है। तो आपको बताना है खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है खुश है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपको बताना है द्वंद्व समास में कितने भेद होते हैं। तो इसमें जो है 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गाइज़ अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर ही इसका PDF मिलेगा जो है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाती हैं वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की उससे तैयारी और अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? निवारण, विकारी, अनिर्णित या फिर अनिवार्य? तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए है अनिवार्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? अविकारी, विकारी, सविकारी या फिर निर्विकारी? तो आपको बताना है जो संज्ञा है यह किस प्रकार का शब्द है। तो यह जो है
विकारी शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आपको बताना है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो इसका प्रचलित रूप जो है खड़ी बोली है, या मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराया था। तो आप लोगों ने अभी उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से बोलने में शुद्ध कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, परिणति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस छंद को कभी अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा कर रचना करता है, उसे कहते हैं घनाक्षरी, केचुआ छंद, अकविता छंद या फिर गए छंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा छंद है जिसमें कवि अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा कर रचना करता है, उस छंद को क्या कहते हैं। तो उस छंद को जो है केचुआ छंद कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ये तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में जो है आपको MCQ कराए जाते हैं अभी टाइम लिमिट के साथ, तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।